हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, पिछली क्लास में हमने थार के मरुस्थल के पहले भाग शुष्क प्रदेश की बात की थी। आज हम थार के मरुस्थल के दूसरे भाग अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करने वाले हैं। जो साथी नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को आप लगातार शेयर करते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक अर्ध शुष्क प्रदेश। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल को हमने दो भागों में डिवाइड किया था और डिवाइड करने वाली जो रेखा थी वह थी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। तो इस 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा के द्वारा यह थार का मरुस्थल शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में विभाजित हुआ था। आज हम बात करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश की। अब यहाँ हम अर्ध शुष्क प्रदेश पढ़ें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा हम बात करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश की सीमाओं की। तो यह जो क्षेत्र है यह दोनों तरफ दो वर्षा रेखाओं से विभाजित हुआ है। एक वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा जो अर्ध शुष्क प्रदेश को शुष्क प्रदेश से अलग कर रही है, और एक वर्षा रेखा इसके पूर्व में है, वो है 50 सेंटीमीटर की जो इसे अरावली पर्वतमाला से अलग करती है। तो यदि सवाल हमारा आता है कि पश्चिमी जो सीमा है अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा कौन सी वर्षा रेखा बनाती है, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और इस अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन बनाती है, तो वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमने इस अर्ध शुष्क प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया था। अब इसके जो चार भाग हैं उसमें पहला गग्गर का मैदान, दूसरा भाग था शेखावटी प्रदेश, तीसरा भाग है नागौर उच्च भूमि और चौथा भाग है लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। तो ये चार भाग हैं गग्गर के मैदान के, अर्ध शुष्क प्रदेश के। अब हम इसके पहले भाग यानी गग्गर के मैदान की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला भाग अर्ध शुष्क प्रदेश का वो हो जाएगा गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान, तो गग्गर नदी जो है यह हिमालय पर्वतमाला से राजस्थान में आती है। अब हिमालय पर्वतमाला जो है यह पर्वतमाला 3 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई है, जिसे हम महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो भारत के उत्तरी भाग में इस क्षेत्र में हिमालय पर्वतमाला और यह पर्वतमाला 3 समानांतर श्रेणियों में बटी हुई है। पहला भाग इसका रहता है महान हिमालय, दूसरा भाग रहता है मध्य हिमालय और जो तीसरा भाग है इसका वह रहता है शिवालिक श्रेणी। और इसी शिवालिक श्रेणी से गग्गर नदी का उद्गम होता है। गग्गर नदी में हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है और हिमाचल प्रदेश में स्थान है, स्थान का नाम हो जाएगा कालका। तो शिवालिक श्रेणी पर स्थित कालका नामक स्थान से इस गग्गर नदी का उद्गम होता है और यहाँ से निकलकर यह नदी यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद ये हनुमानगढ़ में राजस्थान में ये प्रवेश करती है और उसके बाद यह आती है गंगानगर में, और गंगानगर में बहने के बाद यदि इसमें वर्षा जल अधिक है तो यह अंतिम रूप से पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। तो अब ये जो नदी है ये नदी शिवालिक श्रेणी की चट्टानों को काटकर अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है और उस जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण ये इस गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में करती है। तो अब गग्गर नदी की जो बात है विस्तार से हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अपवा तंत्र में। जब हम आंतरिक प्रवाह की नदी पढ़ेंगे तो गग्गर जो है ये आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी है। अब ये आंतरिक प्रवाह क्या होता है,
इसको हम विस्तार से जानेंगे कहाँ पर, राजस्थान के अपवा तंत्र में, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अब यदि हमें कहे कि गग्गर का जो मैदान है, इस मैदान का विस्तार कहाँ पर है, तो इस मैदान का विस्तार राजस्थान में मुख्य रूप से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। तो पहला पॉइंट, गग्गर के मैदान का विस्तार कहाँ पर, तो ये विस्तार हो जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अब ये जो मैदान है, इस मैदान में गग्गर नदी के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो यहाँ पर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, साथ ही साथ यह क्षेत्र धूल भरी आंधियों का क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ इसी क्षेत्र में, और जिले की बात करेंगे तो गंगानगर जिले में आती है। तो उस रेतीली आंधियों के साथ साथ यहाँ पर रेतीली मिट्टी का भी जमाव हुआ है। अब इस मैदान में जो मिट्टी हो जाएगी, वो मिट्टी हो जाएगी रेतीली जलोढ़ मिट्टी। तो सवाल ये आता है, गग्गर के मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो गग्गर के मैदान में हो जाएगा रेतीली जलोढ़ मिट्टी का। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यह जो मैदान है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से यह मैदान कृषि योग्य होगा, और इस क्षेत्र में सघन या गहन कृषि होती है। यह क्षेत्र सघन या गहन कृषि का क्षेत्र है। साथ ही साथ राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भी इसी क्षेत्र में होती है। हम आगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे। सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हम गंग नहर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करेंगे। तो यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई उपलब्ध हो रही है, तो कृषि के लिए उत्तम दशाएं यहाँ पर है, क्योंकि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यहाँ है। साथ ही साथ सिंचाई के साधनों के रूप में यहाँ पर नहरें भी अधिक विकसित हुई है। तो ये दोनों दशाएं इस क्षेत्र को सघन कृषि या गहन कृषि के अनुकूल बनाती है। अब यदि बात करें गग्गर नदी की, तो गग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं नाली या पाट। गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। अब ये क्षेत्र गहन कृषि का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होगा। तो यदि हम यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें, प्रमुख फसलें, तो यहाँ की फसलें हो जाएंगी गेहूँ, गेहूँ के साथ साथ यहाँ पर सरसों, उसके बाद गन्ना यहाँ हो जाएगा, चावल, चावल के साथ साथ किन्नू, किन्नू या माल्टा। इसके अलावा इस क्षेत्र में चने की भी कृषि होती है। तो ये सारी जो फसलें हैं, ये इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख फसलें हैं। अब यहाँ पर इस मैदानी क्षेत्र में गंगानगर जिला है। गंगानगर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ पर 25 से अधिक प्रकार की फसलें बोई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो फसलें हैं वो इसी क्षेत्र में बोई जाती है। गंगानगर जिला, जिसे हम राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं, राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, और इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो गंगानगर जिला, कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा गंगानगर जिला। तो ये सारी विशेषताएं हमें गग्गर के मैदान में देखने को मिलती है। तो गग्गर का मैदान विस्तार हो जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, यह मिट्टी कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी रेतीली जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी गग्गर नदी के साथ बह के आ रही है। रेतीली मिट्टी यहाँ पर आंधियों के साथ लगातार इस क्षेत्र में फैल रही है। तो ये रेतीली जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। फिर यहाँ पर जो कृषि का प्रकार है वो हो जाएगा सघन या गहन कृषि, और सिंचाई के साधनों के रूप में इस क्षेत्र में नहरों का विकास अधिक हुआ है। तो उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र जो है सघन कृषि का क्षेत्र है। अब सघन कृषि यहाँ होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग भी सर्वाधिक होता है।
तो राजस्थान में रासायनिक उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग भी इसी मैदानी क्षेत्र में होता है। फिर घग्गर नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसे हम नाली या पाट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमने बात की यहाँ पर कुछ प्रमुख फसलों की, और फसलों के साथ साथ हमने बात की गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्न भंडार, अन्नागार या अन्न का कटोरा कहते हैं। तो ये विशेषताएं हो गई घग्गर के मैदान की। अब घग्गर के मैदान के बाद हम बात करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश के दूसरे भाग यानी शेखावटी प्रदेश की। शेखावटी प्रदेश, जिसे हम बांगर प्रदेश भी कहते हैं, तो अर्ध शुष्क प्रदेश का दूसरा भाग शेखावटी प्रदेश। तो शेखावटी प्रदेश जो है यह फैला हुआ है मुख्य रूप से कहां पर? यह फैला है चूरू, सीकर और झुंझुनू में। शेखावटी प्रदेश, तो ये हो जाएगा। इसका विस्तार की हम बात करेंगे तो विस्तार इसका कहां हो जाएगा? चूरू, सीकर और झुंझुनू में। हमने राजस्थान के भौगोलिक उपनाम पढ़े थे, उस समय हमने इसकी चर्चा की थी कि इन 3 जिलों का जो समूह है वह समूह शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब ये जो शेखावटी प्रदेश है, इस शेखावटी क्षेत्र में रेत के टीले हैं और यहाँ पर बरखान टीलों की अधिकता पाई जाती है। बरखान टीले यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं और बरखान टीले जो यहाँ के हैं अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने के कारण ये टीले वनस्पति युक्त होते हैं। वनस्पति युक्त टीले हैं बरखान टीले। हमने बात की थी कि अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं और ये आकार में सबसे बड़े टीले होते हैं। तो बरखान टीले जो यहाँ पर है वे वनस्पति युक्त टीले हैं। अब ऐसे जो टीले होते हैं, इन टीलों के बीच की जो निम्न भूमि है, इस निम्न भूमि पर जब वर्षा का जल इकट्ठा होता है तो यहाँ पर अस्थायी मीठे पानी की झीलों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना मित्रों, शेखावटी क्षेत्र में जो अस्थायी झीलें बनती है, इन झीलों को कहते हैं सर या सरोवर। इन झीलों को कहेंगे सर या सरोवर। हमने शुष्क प्रदेश की बात की थी। शुष्क प्रदेश में जो मीठे पानी की अस्थायी झीलें बनी थी उसको हमने खड़ीन कहा था, और वो खड़ीन उस क्षेत्र में शुष्क प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन था। यहाँ पर शेखावटी प्रदेश में जो अस्थायी झीलें बन रही है मीठे पानी की, उसको सर या सरोवर कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि शेखावटी प्रदेश जो है, यहाँ पर वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए कुछ कच्चे और पक्के कुओं का निर्माण कराया जाता है। तो शेखावटी प्रदेश में जो कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, कच्चे कुएं इनको कहते हैं नाडा। कच्चे कुएं हो जाएंगे नाडा। और जो यहाँ के पक्के कुएं होते हैं, पक्के कुएं, इनको कहा जाता है जोहड़। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि शेखावटी प्रदेश में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण के कौन से तरीके हैं, तो वो तरीके हो जाएंगे नाडा और जोहड़। नाडा जो है ये कच्चे कुएं होते हैं और जोहड़ जो है ये पक्के कुएं होते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया आप जानते होंगे किसे कहते हैं? सोचें आप, याद आ गया होगा आपको। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह, जिनको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और राजेंद्र सिंह के प्रयासों से इस क्षेत्र में जोहड़ विकास का कार्य अधिक हुआ है। तो राजेंद्र सिंह जो है, इनको हम जोहड़ वाले बाबा भी कहते हैं। जोहड़ वाले बाबा, यह हमने बात की थी कि इनको कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया।
तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, शेखावटी के जल संग्रहण के कच्चे कुएं ये कहलाते हैं नाडा, और जो पक्के कुएं होते हैं ये कहलाते हैं जोहड़। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं, इन घास के मैदानों को कहा जाता है बीड़। शेखावटी क्षेत्र के घास के जो मैदान हैं, इस घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। अब यदि हम शेखावटी प्रदेश की नदियों की बात करते हैं, अपवाह श्रेणी की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वह नदी होती है कांतली। एक बार आप चाहें तो यहां तक का स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी की, तो वह नदी है कांतली। नदी हो जाएगी यहाँ की कांतली नदी। कांतली नदी जिसका उद्गम हो रहा है सीकर में। सीकर में पहाड़ी समूह है खंडेला की पहाड़ियाँ, और इसी खंडेला की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और निकलने के बाद यह झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटते हुए चूरू झुंझुनू की सीमा में यह समाप्त हो जाती है। यानी यह चूरू जिले में प्रवेश नहीं करती है, उससे पहले ही यह झुंझुनू की सीमा में समाप्त हो जाती है। अब कई बार सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कांतली। अब चूंकि यह नदी जो है, इसका पानी किसी भी महासागर तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह तट क्षेत्र के अंदर अंदर समाप्त हो रही है, तो ये आंतरिक क्षेत्र की प्रमुख नदी है या आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी है। कांतली नदी जो है, इसका यदि हम अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, तो कांतली का जो अपवाह क्षेत्र है इसको हम तोरावटी बेसिन कहते हैं। तोरावटी बेसिन कहा जाता है। कांतली हमने बात की कि यह आंतरिक प्रवाह की नदी है, और जो शेखावटी क्षेत्र है, यह शेखावटी क्षेत्र राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का सबसे बड़ा क्षेत्र है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह का राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र। अब आप कहेंगे कि ये आंतरिक प्रवाह क्या है, तो इसको आप समझ लें कि आंतरिक प्रवाह क्या होता है। तो यदि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के एक तरफ यहां पर स्थित है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और इसके पश्चिम में यहां स्थित है अरब सागर। अब यहां हो जाता है राजस्थान, और राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में यहां है अरावली श्रेणी। अब राजस्थान की कुछ नदियां ऐसी है जिन नदियों का पानी अंतिम रूप से अरब सागर में गिरता है। इन नदियों में बात करेंगे तो लूणी है, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी। तो राजस्थान की जिन नदियों का पानी अंतिम रूप से अरब सागर में गिरता है, ऐसी नदियों को अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये हो गया अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अब राजस्थान के पूर्वी भाग में महत्वपूर्ण नदी राजस्थान की चंबल, फिर चंबल की ढेर सारी सहायक नदियाँ। अब इन सभी नदियों का जो पानी है, यह पानी चंबल नदी के माध्यम से कहाँ गिरता है, ये गिरता है यमुना नदी में। फिर यमुना नदी के माध्यम से इनका पानी जा रहा है गंगा नदी में, और गंगा नदी के माध्यम से इनका जो पानी है वह अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी तक पहुँचता है। तो अब यहाँ बात करें हम कि राजस्थान की जिन नदियों का पानी अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी तक पहुँच रहा है, तो इन नदियों को कहेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो पहला अपवाह तंत्र अरब सागरीय, दूसरा अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब राजस्थान की कुछ नदियां ऐसी है जिन नदियों का पानी राजस्थान की सीमा के अंदर
राजस्थान के बाहर भी जाएगा, लेकिन ये किसी भी रूप से किसी भी महासागर तक नहीं पहुंच पाती है। तो वे नदियां जिनका पानी किसी भी माध्यम से महासागरीय क्षेत्र तक या समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसी नदियां जो है ये आंतरिक प्रवाह की नदी कहलाती है। तो हमने बात की कि जो शेखावटी प्रदेश है, यह शेखावटी प्रदेश राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का सबसे बड़ा क्षेत्र है। हम राजस्थान के अपवा तंत्र के अंतर्गत राजस्थान के तीनों ही अपवा की प्रमुख नदियों की हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो यहाँ हमने बात की शेखावटी आंतरिक प्रवाह का सबसे बड़ा क्षेत्र। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नदी कांतली, जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से हो रहा है सीकर जिले में। फिर जो कांतली नदी है, इसके अपवा क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, सीकर में जो नीम का थाना क्षेत्र है, इस नीम का थाना क्षेत्र में इस नदी के किनारे, कांतली के किनारे एक प्रसिद्ध सभ्यता का विकास हुआ था। वह सभ्यता थी गणेश्वर की सभ्यता। तो ये भी कई बार एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि गणेश्वर की सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे, तो वो विकास था कांतली, जिला हो जाएगा सीकर। और यह सभ्यता जो है यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में यह एक महत्वपूर्ण सभ्यता है राजस्थान की। तो यहाँ तक हमने बात की है राजस्थान के शेखावटी प्रदेश की। अब राजस्थान का तीसरा जो क्षेत्र है, अर्ध शुष्क प्रदेश का तीसरा जो भाग है, वह है नागौर उच्च भूमि। तो अब हम बात करेंगे नागौर उच्च भूमि की। अर्ध शुष्क प्रदेश का तीसरा भाग ये हो जाएगा नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि जो है, इसका यदि हम बात करें विस्तार की, तो यह नागौर उच्च भूमि मुख्य रूप से पूर्वी जोधपुर और नागौर जिले में फैली हुई है। यह नागौर उच्च भूमि अरावली के पश्चिम में स्थित कुछ उच्च क्षेत्र है। अब हमने इससे पहले गगर के मैदान की बात की, शेखावटी प्रदेश की बात की थी। यह 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों को अलग करती है। गगर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, और यह हो जाएगी नागौर उच्च भूमि। तो ये अरावली के पश्चिम में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र है जो मुख्य रूप से पूर्वी जोधपुर और नागौर में फैला हुआ है। अब ये जो उच्च भूमि क्षेत्र है, इस उच्च भूमि क्षेत्र की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। अब कौन कौन सी श्रेणी है इसमें देखें। इसमें एक श्रेणी आती है मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी, तो यह मकराना श्रेणी है, यह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना श्रेणी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध, और संगमरमर यहां पर मुख्य रूप से मिलता है सफेद किस्म का या सफेद संगमरमर। और आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो मकराना का सफेद संगमरमर है, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज स्टोन है। अब इसके अलावा यहाँ पर मकराना श्रेणी के बाद यहाँ रहती है मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी, तो मांगलोद श्रेणी जो है यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। जिप्सम का यहाँ पर जमाव, अभी RSP एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था। यहाँ पर एक खान है गोठ मांगलोद, जो खान है जिप्सम की गोठ मांगलोद। तो यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछा गया था कि गोठ मांगलोद जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, और जो गोठ मांगलोद है यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। हम राजस्थान के खनिजों में इस बात की और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आने वाले दिनों में। अब मांगलोद के बाद यहाँ पर आती है जायल श्रेणी। जायल श्रेणी जो है यह फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध।
फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 श्रेणियाँ यहाँ पर, मकराना श्रेणी सफ़ेद संगमरमर के लिए, मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए और जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए यह प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत नहीं। अब जो नागौर जिला है, नागौर जिले की बात करें तो नागौर जिला खुशबूदार हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है। यह खुशबूदार हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो हरी मेथी है, जिसे हम पान मेथी भी कहते हैं, तो सवाल यहाँ से यदि बिल्कुल सीधा सवाल पूछा जाएगा कि हरी मेथी के उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो इसके लिए नागौर जिला प्रसिद्ध। नागौर का एक गांव है, गांव का नाम है ताउसर, नाम हो जाएगा ताउसर। तो यह ताउसर गांव जो है ये हरी मेथी के लिए विशेष प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब नागौर जिला और यहाँ पर अजमेर जिला, तो नागौर और अजमेर जो है इसके बीच का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ये राजस्थान की कई भर्तियों का हिट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। अब यहाँ क्या होगा कि जो नागौर और अजमेर के बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो पानी है उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। फ्लोराइड की मात्रा इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक है पानी में। तो जब इस फ्लोराइड युक्त जल का पानी आप लगातार पीते हैं तो यह फ्लोराइड धीरे धीरे अपनी हड्डियों की जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है और रीढ़ की हड्डी में इसका सर्वाधिक जमा होने के कारण बढ़ती उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी में झुकाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं, उन लोगों की जो पीठ है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो इस फ्लोराइड के कारण झुकी हुई है, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब नागौर का एक गांव है, गांव का नाम है असरावा, गांव का नाम हो जाएगा असरावा। तो यह असरावा गांव जो है ये इस तरह की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। यदि आप इस रोग की बात करेंगे तो यह हो जाएगा फ्लोरोसिस। तो यहाँ के लोगों में फ्लोरोसिस की जो समस्या है ये सर्वाधिक है। असरावा गांव इस रोग से काफ़ी अधिक ग्रसित है। और सवाल जो है बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी, तो ये एग्जाम में कई बार आपके पूछा गया है। सीधा सवाल बनेगा कुबड़ पट्टी का विस्तार कहाँ है, तो कुबड़ पट्टी का विस्तार अजमेर और नागौर के बीच। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब नागौर उच्च भूमि जो है ये विभिन्न खनिजों का भी बड़ा भंडार है। यहाँ पर संगमरमर है, यहाँ पर जिप्सम है। इसके अलावा इस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है। तो चूना पत्थर भी यहाँ पर मुख्य रूप से या महत्वपूर्ण यहाँ का खनिज है। अब चूना पत्थर जो है वो 3 प्रकार का है। हम राजस्थान के खनिजों में इसकी विस्तार से चर्चा और करने वाले हैं। तो यहाँ जो चूना पाया जाता है वह चूना पाया जाता है केमिकल ग्रेड का, केमिकल ग्रेड। इसके अलावा सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड, ये 2 चूना पत्थर और हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर मुख्य रूप से पाया जाता है। अब चूना पत्थर के अलावा यहाँ पर पाया जाता है कोयला, कोयला। और यहाँ जो कोयला है वो लिग्नाइट किस्म का है, लिग्नाइट किस्म का कोयला यहाँ पर पाया जाता है। तो संगमरमर यहाँ पर है खनिजों में, जिप्सम यहाँ पर पाया जाता है, चूना पत्थर यहाँ पर है, कोयला भी यहाँ पर है। यानी खनिज तत्वों की दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में और इसका काफ़ी महत्व राजस्थान में है। तो ये हो गई नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। अब हम बात करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश के चौथे भाग की, जिसे हम लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे सवाल इस क्षेत्र से बनते हैं। तो हम प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक जो है सवाल की हम यहाँ से बात करेंगे, कौन कौन से सवाल किस तरह से यहाँ से
बनने वाले हैं। तो चौथा भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश का, यह हो जाएगा लूनी बेसिन, जिसे हम गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं या गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। तो ये जो लूनी बेसिन है, इस लूनी बेसिन का विस्तार, यदि हम बात करें इस तरह से, अरावली पर्वतमाला हो जाएगी और यह हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश, और इस क्षेत्र में यह हो जाएगा लूनी बेसिन। अब यहाँ पर अजमेर से आने वाली, अजमेर में स्थित है नाग पहाड़, और नाग पहाड़ क्षेत्र से निकलती है लूनी नदी, और ये लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहने के बाद ये गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है यहाँ बहते हुए अंतिम रूप से कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। राजस्थान की नदियों के अंतर्गत हम इसके लूनी नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से 3 जिलों को शामिल किया जाता है लूनी बेसिन के अंतर्गत। अब इसमें पाली, बाड़मेर और झालोर। तो लूनी बेसिन का जो मुख्य विस्तार है वह विस्तार पाली, बाड़मेर और जालोर में है। अब इस क्षेत्र में भी लूनी नदी के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है, तो यह क्षेत्र भी कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण है तो यहाँ की जो प्रमुख फसलें हो जाएंगी, तो यहाँ की प्रमुख फसलें, जीरा यहाँ हो जाएगा, अरंडी हो जाएगी, सौंफ यहाँ हो जाएगा, उसके अलावा इसबगोल, विश्व का लगभग 95% इसबगोल जो है वो राजस्थान में होता है, तो इसबगोल यहाँ पे होता है। उसके अलावा तिल यहाँ होगा, फिर मूंग, मोठ इत्यादि जो खरीफ की फसलें हैं वो भी यहाँ मुख्य रूप से बोई जाती है। तो ये क्षेत्र भी अपेक्षाकृत उपजाऊ क्षेत्र है लूनी बेसिन। अब इस क्षेत्र में खूब सारी विशेषताएं हैं, तो हम एक एक विशेषता की बात करेंगे। तो यदि हम बात करते हैं जालोर जिले की, तो जालोर जिला जो है, यह जालोर जिला राजस्थान में ग्रेनाइट के उत्पादन में अग्रणी है। तो ग्रेनाइट के उत्पादन के कारण जालोर जिले को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अब जालोर जिले में ही एक क्षेत्र है भीनमाल, और भीनमाल क्षेत्र में यहाँ फैली हुई है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों में एक पर्वत है जिसे हम सुंडा पर्वत के नाम से जानते हैं। तो जालोर जिले की भीनमाल तहसील और भीनमाल तहसील में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ और जसवंतपुरा की पहाड़ियों का एक महत्वपूर्ण पर्वत सुंडा पर्वत। तो यह जो सुंडा पर्वत है, इस सुंडा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। तो प्रसिद्ध सुंदा माता मंदिर सुंडा पर्वत जालोर में स्थित है। अब सन 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे जिसे हम कहते हैं रज्जू मार्ग, तो राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में इस सुंडा पर्वत पर सुंदा माता मंदिर में स्थापित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, राजस्थान का पहला रोपवे कब और कहां स्थापित किया गया? तो 2006 में यह स्थापित किया गया था सुंदा माता मंदिर जालोर में। अब ये जो सुंडा पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में भालू अभयारण्य विकसित किया गया है। भालू अभयारण्य यहाँ विकसित किया गया है। हमने इससे पहले शुष्क प्रदेश की बात की थी, तो जैसलमेर का शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र जहाँ पर चीता अभयारण्य, इसी तरह बीकानेर में हमने बात की थी जोहड़बेड़ की, वहाँ पर गिद्ध अभयारण्य। तो एक जीव के संरक्षण के लिए सुंडा पर्वतीय क्षेत्र में भालू अभयारण्य विकसित किया गया है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम बात करते हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर जिले में स्थित है सिवाना, और सिवाना के आसपास का जो पहाड़ी समूह है, इस पहाड़ी समूह को कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ।
सिवाना के आसपास का पहाड़ी समूह कहलाएगा। 56 की पहाड़ियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ हैं, सिवाना बाड़मेर। राजस्थान में 56 का मैदान भी है, तो मैदान हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। और राजस्थान में एक 56 पर्वत भी है, और 56 पर्वत है उदयपुर में। तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर सिवाना में, और 56 पर्वत की बात करेंगे तो वो हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच। हम माही नदी में 56 के मैदान की चर्चा करेंगे। अब बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ हो गई। बाड़मेर का एक स्थान है जिसका नाम है पीपलूद। तो ये पीपलूद जो है ये एक छोटा पहाड़ी कस्बा है, और पहाड़ी कस्बा होने के कारण इसे कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट। राजस्थान का लघु माउंट, या इसे कहते हैं मारवाड़ का माउंट। मारवाड़ का माउंट या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। तो ये पीपलूद, अच्छा, जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम हो जाएगा हल्देश्वर पहाड़ी। ये जो पीपलूद है ये हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, जिसे हम राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं, या मारवाड़ का माउंट इसे कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक और महत्वपूर्ण बात, विशेष ध्यान रखना इसका, थोड़ा समझना। यहाँ पर बाड़मेर और जालोर में लूणी नदी के आसपास दलदली क्षेत्र पाया जाता है। बाड़मेर और जालोर में लूणी नदी के आसपास दलदली क्षेत्र पाया जाता है। इस दलदली क्षेत्र को कहते हैं नेहड़। तो पहला सवाल तो यहाँ बनता है कि लूणी नदी के आसपास के दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो दलदली क्षेत्र हो जाएगा नेहड़। दूसरा सवाल ये बनेगा कि जो नेहड़ भूमि है इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है, तो नेहड़ भूमि का विस्तार हो जाएगा जालोर और बाड़मेर में। अब एक महत्वपूर्ण बात और कि यहाँ गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र, कच्छ का दलदली क्षेत्र है जिसे हम कच्छ का रण कहते हैं, कच्छ का रण। अब जो नेहड़ है ये नेहड़ इसी कच्छ के रण का विस्तार है, या इसी कच्छ के रण का हिस्सा है। तो अब सवाल ये आता है कि राजस्थान में कच्छ के रण का विस्तार किस नाम से है, तो वो हो जाएगा नेहड़ के नाम से। सवाल यदि ये पूछे कि राजस्थान में कच्छ के रण को किस नाम से जानते हैं, तो नेहड़ हो जाएगा। कच्छ के रण का विस्तार किन जिलों में है, तो बाड़मेर और जालोर में इस कच्छ के रण का विस्तार है। अब लूणी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र है, उसे हम गोडवाड़ बेसिन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जालोर जिले का एक स्थान है, स्थान का नाम है रानीवाड़ा। स्थान का नाम हो जाएगा रानीवाड़ा। तो यह रानीवाड़ा पश्चिमी राजस्थान का, ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। यदि संपूर्ण राजस्थान की बात करेंगे तो संपूर्ण राजस्थान में जो माउंट आबू है वो सबसे आर्द्र स्थान है, और जो रानीवाड़ा है जालोर के अंदर, यह रानीवाड़ा पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। इसी तरह एक स्थान और है जालोर का जिसे हम कहते हैं सांचौर। तो जो सांचौर है यह कहलाता है राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब। तो ये हो जाएगा सांचौर। अब बाड़मेर में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है जिसे हम कहते हैं नाकोड़ा। तो आरएस में एक बार सवाल ये पूछा गया था, अच्छा, नाकोड़ा जो है इसका प्राचीन नाम वो है मेवानगर। तो सवाल ये पूछा गया था कि मेवानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मेवानगर जो नाकोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, ये एक जैन तीर्थ है। ये एक जैन तीर्थ है। तो सवाल था कि मेवानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेवानगर जो है ये जैन तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की जो बात हुई है वो हमारे लूणी बेसिन से हुई है। आप अगर चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो यहाँ तक की जो हमने चर्चा की है मित्रों, उस चर्चा के अंतर्गत हमने अर्ध शुष्क प्रदेश के 4 भाग पढ़े हैं, जिसमें हमने गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। तो यहाँ तक हमारा राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल पूरा होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के दूसरे और महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला की। जिन साथियों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे जो वीडियोस हैं हमारे पुरानी क्लास के, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप लगातार हमारे इन वीडियो को शेयर करते रहें और अपने कोई सुझाव हैं तो आप उसे हमारे पास ज़रूर पहुँचाएँ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।